अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट, जहां से एक जो पॉइंट मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर से डिस्कस किया हुआ, वो अभी आज के लेक्चर में हम उसे कंक्लूड करेंगे। और वो क्या पॉइंट है कि जब भी मैं ग्लूकोज की बात करती थी और आप लोगों से मैं एक ही चीज डिस्कस करती थी कि एक ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद 30 या 32 एटीपीज बनते हैं, ऐसा ही है ना। सो आज हमने उन एटीपीज को काउंट भी तो करना है कि वो जो ग्लाइकोलिसिस से एटीपी बनना शुरू हुए थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक, वो एटीपीज क्या 30 बनेंगे या 32 बनेंगे, और अगर ये डिफरेंस आता है तो ये डिफरेंस क्यों आता है। ठीक है। सो अभी आपने एक चीज देखी, और वो क्या कि आपके जो फ्यूल ऑक्सीडेशन के दो प्रोसेसेस हैं वो तो इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं, जिसमें आपके पास क्या होता है कि टीसीए साइकिल के दौरान रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बनते हैं, NADH, ठीक है, और FADH2। और इन NADH और FADH2 को किसी दूसरे कंपार्टमेंट, किसी और ऑर्गेनेली में नहीं जाना पड़ता, बल्कि इसी ऑर्गेनेली के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां पे जाके ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है। सो इस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन फ्लो का प्रोसेस है उसमें जो डोनर है वो ऑलरेडी इसी कंपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल है। डोनर कहीं बाहर से किसी दूसरी ऑर्गेनेली, किसी दूसरे कंपार्टमेंट से नहीं आ रहे, बल्कि वो इसी कंपार्टमेंट के अंदर होने वाले एक साइकिल, एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट आप लोगों को याद होगा कि इस ग्लूकोज ने माइटोकॉन्ड्रिया में आने से पहले साइटोसोल में भी एक फ्यूल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाया था, ग्लाइकोलिसिस। और उस ग्लाइकोलिसिस के रिस्पॉन्स में 2 एटीपीज के साथ क्या चीज बनी थी, 2 NADH। सो ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो कि साइटोसोल में बने हैं इस ग्लाइकोलिसिस की वजह से, इन्हें भी तो ऑब्वियसली किसी तरह से आना है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में आके इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना है और क्या होना है, रीऑक्सीडाइज होना है। सो अब मैं आप लोगों के सामने वो शटल, वो मैकेनिज्म बताने लगी हूँ जिसके थ्रू साइटोसोलिक NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं और वहां पे आके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि हम क्या चीज डिस्कस करने लगे हैं। Yes, ma'am. ठीक है। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ द शटल सिस्टम्स जिनके थ्रू ये साइटोसोलिक NADH माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आते हैं। एक शटल सिस्टम है मेलेट एस्पार्टेट शटल, और सेकंड शटल है आपके पास ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल। यानी दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो रूट्स हैं, दो शटल सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू साइटोसोल में जो 2 NADH अभी भी पड़े हुए हैं, उन 2 NADH को कहां पे लेके आया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सो लेट्स सी कि मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम में ये 2 NADH कैसे आते हैं, और ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम में ये NADH किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होते हैं। सो इन केस ऑफ मेलेट एस्पार्टेट शटल आपके पास 2 ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रांसपोर्टर्स कहां पे प्रेजेंट है, अगेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और यहां पे मैं ड्रॉ कर रही हूं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर क्या चीज है, साइटोसोल। सो आप लोगों को याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर में जब इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स बताई थी तो मैंने ये कहा था कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो क्वाइट परमिएबल है, लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो हाईली इम्परमिएबल है। उस केस में क्या होता है कि आपके पास जो है अगर किसी स्पीशी के ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट हैं तो वो सिर्फ उसी को अंदर जाने देगी। इधर से आप लोग देख रहे हैं कि NADH साइटोसोल से बड़े आराम से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तक आ गया है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। लेकिन जैसे ही इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आता है तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से ये मजीद आगे नहीं जा सकता। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये क्या करता है, ऑक्सैलो एसीटेट को यूज करता है, और यहाँ पे आपके पास एंजाइम है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है। ये जैसे ही रिड्यूस होगा
इट मीन्स कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेलेट में. सो जैसे ही ऑक्सैलोएसीटेट रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को एक्सेप्ट करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में. एंड बिकॉज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपके पास एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जिसे मेलेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट शेयर करते हैं. यानी यहाँ से मेलेट भी ट्रेवल कर सकता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट भी ट्रेवल कर सकता है. सो ये मेलेट जो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोड्यूस हुआ है, ये इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू बड़े आराम से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो गया. और माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास टीसीए साइकिल का एक एंजाइम है जो कि अगेन इसको कंज्यूम कर सकता है और इसको वापस किस में कन्वर्ट कर सकता है, ऑक्सैलोएसीटेट में. सो मेलेट डीहाइड्रोजिनेज ऑपोजिट टू टीसीए साइकिल यहाँ पे एक रिएक्शन कैटालाइज करवाएगा जिसमें ये मेलेट को किस में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सैलोएसीटेट में. और इस प्रोसेस के दौरान क्या चीज रिलीज कर देगा, एनएडीएच. सो ये वही एनएडीएच है जो कि साइटोसोल से यहां तक पहुंचा है. ठीक है. सो अब एनएडीएच आपके पास दोनों एनएडीएच डायरेक्टली इस रूट के थ्रू एंटर हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. और बाकी शटल को अगर आप देखें कि अब ये जो ऑक्सैलोएसीटेट यहाँ पे आया है, इसकी आगे क्या फेट है. दिस ऑक्सैलोएसीटेट कैन एक्सेप्ट एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामेट. यानी ग्लूटामेट ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन या अमाइनो ट्रांसफरेज के थ्रू अपना ये अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करती है ऑक्सैलोएसीटेट को और उसको कन्वर्ट कर देती है एस्पार्टेट में. और इटसेल्फ आपके पास जो ग्लूटामेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्फा कीटोग्लूटारेट में. सो नाउ ये एस्पार्टेट सेकंड ट्रांसपोर्टर विच इज ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट ट्रांसपोर्टर इसके थ्रू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएगा. और जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है ये अपने इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू वापस निकल जाएगा किसमें, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. ठीक है. जहां पे दोबारा से आपके पास क्या होता है कि ये इसी शटल सिस्टम के अंदर रीयूज हो सकते हैं. यानी यहाँ पे ऑक्सैलोएसीटेट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए अब आपके पास ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट यहाँ पे आया है, ये क्या करेगा, अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा और इटसेल्फ कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूटामेट. और ये जो आपके पास स्पार्टेट की फॉर्म में ये कार्बन स्केलेटन ऑक्सैलोएसीटेट किस में कन्वर्ट हुआ था, स्पार्टेट में. एस्पार्टेट में कन्वर्ट होके इसने सिर्फ यहाँ से बाहर आने की कोशिश की और बाहर आके वापस उस अमाइनो ग्रुप को रिलीज किया और किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सैलोएसीटेट में. सो इस अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करने के बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगी और ग्लूटामेट जिस कंपार्टमेंट से आया था ये वहां पे वापस चला जाएगा. ठीक है. सो ओवरऑल आपका ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है इसने सारी ये एफर्ट की है कि मेलेट की फॉर्म में ये एंटर हुआ, NADH को रिलीज किया और एस्पार्टेट की फॉर्म में रिलीज हो गया. डेट्स वाई इस शटल को आप क्या कहते हैं, मेलेट एंड एस्पार्टेट शटल. इन दो ट्रांसपोर्टर्स को यूज करते हुए, मेलेट के ट्रांसपोर्टर और एस्पार्टेट को के ट्रांसपोर्टर को यूज करते हुए आपके दो NADH डायरेक्टली कहाँ पे एंटर हो गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है. और जो सेकंड आपके पास शटल है, जो दूसरी ऑप्शन अवेलेबल है, उस ऑप्शन में क्या होता है कि आपके पास एक फ्लेवोप्रोटीन यूज होती है. दिस इज सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 2. अब सेकंड जो ऑप्शन है, दिस इज ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल. इसमें क्या होता है कि जो साइटोसोल में आपके पास NADH प्रेजेंट है, 2 NADH प्रेजेंट है जो कि ग्लाइकोलिसिस के रिस्पॉन्स में बने हैं. सॉरी, यस, जो 2 NADH ग्लाइकोलिसिस के रिस्पॉन्स में बने हैं, इन 2 NADH को फौरी तौर पे एक प्रोटीन, एक एंजाइम यूज करता है. एंड दिस एंजाइम इज ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. बहुत से बच्चे इस एंजाइम को कंफ्यूज करते हैं ग्लाइकोलिसिस का जो एंजाइम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ. सो बच्चों ये दोनों एंजाइम्स डिफरेंट हैं. यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड नहीं, मैं ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट की बात कर रही हूँ. ठीक है. सो एक्चुअली ये ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट क्या करता है, एट अ टाइम एक NADH को यूज करता है और उस NADH के रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को कंज्यूम करते हुए ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास ग्लिसरोल है जो कि आप लोगों ने लिपिड्स में इससे पहले पढ़ा था ना कि ये एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है. सो इस केस में आप देख सकते हो कि ग्लिसरोल के फर्स्ट 2 कार्बन जो हैं वो फ्री हैं, बट जो थर्ड कार्बन है उसके साथ क्या चीज अटैच है, फॉस्फेट. सो दिस इज ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट. सो जो एंजाइम ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है उसने एक NADH को यूज किया
उसके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को यहाँ पे आप रेड कलर से ट्रेस कर सकते हो। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के इस कार्बोनाइल कार्बन के अराउंड अटैच करवा के उसको रिड्यूस कर दिया किसमें, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट साइटोसोल से मूव करता है टुवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मूव करता है। एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपकी ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके साथ एक एंजाइम एसोसिएटेड है, जो कि इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसका जिक्र नहीं किया। एंड दिस एंजाइम इज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। सेम एंजाइम जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट था वही एंजाइम यहाँ पे भी प्रेजेंट है। एंड दिस एंजाइम इज अ फ्लेवोप्रोटीन। सो आप लोगों को याद होगा कि मैंने इससे पहले कहा था कि जितनी भी जो फ्लेवोप्रोटीन्स हैं वो डायरेक्टली आती हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आके यूबिक्विनोन को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती हैं, जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर 2। ठीक है, सो ये फ्लेवोप्रोटीन ऑलरेडी बाउंड है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ। सो ये क्या करती है, यहाँ से इस ग्लिसरॉल से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को पिक करती है और उन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को ट्रांसफर करती है किसको, यूबिक्विनोन को। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके 2 NADH जो कि साइटोसोल में प्रोड्यूस हो रहे थे, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में किस फॉर्म में एंटर हो रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ 2FADH2। समझ लगी इस बात की कि डायरेक्टली वो एंटर नहीं हो रहे। प्रीवियस आपने रूट में देखा है कि आपके पास डायरेक्टली NADH ही एंटर हो रहे हैं, बट इस केस में आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं, ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स NADH नहीं है बल्कि ये क्या है, FADH2। ठीक है, सो यहां से आपके पास एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट होता है। कौन सा रूट यूज करते हैं ये 2 NADH, अगर तो 2 NADH डायरेक्टली मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होते हैं तो इनसे कितने ATPs बनेंगे, 5 ATPs। लेकिन अगर ये एंटर होते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम के थ्रू तो अब आपके पास 1.5 एंड 1.5 टोटल कितने ATPs इन्होंने बनाने हैं, 3 ATPs। सो जो टोटल 2 ATPs का डिफरेंस हम लिखते हैं ना कि 30 या 32 ATPs बनने हैं, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपके साइटोसोलिक NADH मेलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू एंटर हो रहे हैं या फिर वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम के थ्रू एंटर हो रहे हैं। ठीक है, सो यहां से इस टेबल के थ्रू आप टोटल ATPs का काउंट जो है इसको भी देख सकते हो कि एक ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एंटर होता है तो उस केस में वो अलोंग विथ 2 पायरोवेट 2 NADH एंड 2 ATPs बनाता है। देन ये 2 पायरोवेट्स जब PDH कॉम्प्लेक्स के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होते हैं, दिस इज PDH कॉम्प्लेक्स, तो उस केस में 2 NADH बनाते हैं। देन 2 एसिटाइल कोएंजाइम A जब TCA साइकिल के थ्रू ऑक्सीडाइज होंगे तो 6 NADH 2 FADH2 एंड 2 ATPs बनाएंगे। और जब आप फाइनल काउंट देखोगे तो आपके यहाँ पे ये जो 2 NADH हैं साइटोसोलिक, डिपेंड करता है कि ये किस शटल सिस्टम को यूज करें, ये 3 या 5 ATP काउंट में ऐड हो सकते हैं। ये जो 2 NADH हैं ऑब्वियसली ये तो चूंकि बनते ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर है, बिकॉज पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। सो फॉर श्योर ये कितने ATPs बनाएंगे, 5 ATPs। ये 6 NADH कितने ATPs बनाएंगे, 15। और 2 FADH से कितने ATPs बनेंगे, 3। सो जब आप टोटल काउंट करोगे तो एक ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद आपके पास ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये मिलके 30 या 32 ATPs बनाते हैं। ठीक है, और ये फाइनल आपके पास रेगुलेशन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। अगर आप इसकी रेगुलेशन को डिस्कस करें तो अल्टीमेटली ये इटसेल्फ तो रेगुलेट होती है डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रिकर्सर्स जो कि ATP को बनाने के लिए जरूरी हैं। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अगर है और ये प्रिकर्सर्स अवेलेबल हैं तो तब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्यूल ऑक्सीडेशन के बाकी पाथवेज को भी इफेक्ट करती है। किस तरह से, बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रिस्पॉन्स में आपके पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं ATP
एंड NADH, जो कि बाकी फ्यूल ऑक्सीडेशन के प्रोसेसेस को क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं अगर ये सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। सो आप कह सकते हो कि इसका डायरेक्ट तो अपनी रेगुलेशन के ऊपर तो इफेक्ट है, फीडबैक रेगुलेशन के थ्रू अपनी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको तो ये कंट्रोल करती है, लेकिन इनडायरेक्टली जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है और इसी तरह से जो TCA साइकिल का प्रोसेस है उसको भी रेगुलेट करती है।